गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम इकोनॉमिक्स का जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी। उस पालमपुर की गांव की कहानी में हमने देख लिया उत्पादक की जो प्रमुख घटक है उनके बारे में, श्रम के बारे में हमने देख लिया, पूंजी के बारे में देख लिया, भौतिक पूंजी हो या मानव पूंजी हो, उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया है। अगला जो टॉपिक हम देख रहे थे पिछले टॉपिक में कि कृषि मुख्य व्यवसाय था पालमपुर का, लेकिन उसके साथ भी कृषि के साथ अन्य कौन सी प्रमुख ऐसी गैर कृषि क्रियाएं थी जो पालमपुर में की जा रही थी। गैर कृषि क्रियाओं में हमने देखा था कौन सा, एक तो डेयरी का और एक विनिर्माण उद्योग। डेयरी का हमने देख लिया कि कृषि के साथ कुछ ऐसे लोग थे जो पशुपालन का कार्य करते थे, भैंसों का इनका दूध बाजार में बेच कर आते थे, खुद दुकान खोलकर बैठे थे। उसके बाद में हमने देखा विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब मशीनों के द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, वस्तु को बनाना। उसमें हमने देख लिया कि खेती हो रही है, गन्ने की खेती हो रही है। पहले जो गुड़ था वो बैलों की घानी से बनाया जाता था, लेकिन बाद में तकनीक का विकास हुआ, लोगों की समझ का विकास हुआ, तो उन्होंने नई नई मशीनरी लाकर उद्योग खोल लिए। और अब मशीनों में क्या करने लगे, वो किसानों से क्या करते, गन्ना खरीद लेते और उस गन्ने से क्या बना लेते, वो गुड़ बना लेते और उस गुड़ को कहाँ बेचकर आ जाते थे, व्यापारियों के पास शहरों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। इसी गैर जो कृषि क्रियाएं हैं, गैर कृषि क्रियाओं में अगला जो टॉपिक है वो है पालमपुर के दुकानदार। मैंने कहा था कि अधिकांश जो जनसंख्या थी वो खेती के ऊपर निर्भर थी, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जो पालमपुर में दुकान खोलकर बैठे थे। दुकान में लोगों की जो सामान की पूर्ति होती थी वो करते थे, क्योंकि कृषि से सामान की पूर्ति नहीं होती है घर के सामान की, तो उसके लिए बहुत से लोग दुकान खोल खोल कर पालमपुर में बैठे थे। वो क्या करते थे, बाजार जाते थे, रायपुर जो उनके पास का एक शहर था, वहाँ जाकर थोक भाव में वस्तुएं खरीद कर लाते थे। जो भी घरेलू यूज की जो भी वस्तुएं होती हैं, नहाने के साबुन से लेकर तेल, साबुन, कपड़े हो गए, टूथपेस्ट, चीनी, चाय, बिस्किट, अगरबत्ती, ये कई ऐसी चीज़ें थी जो ज़रूरत की चीज़ें थी, आवश्यकता की चीज़ें थी। तो ये जो दुकानदार होते थे वो क्या करते थे, इन चीज़ों को बाजार से थोक भाव में खरीदकर यहाँ लाकर बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। तो उनका भी कार्य चलता था और उनकी इन दुकानों से जो पालमपुर के गांव के जो लोग थे उनकी आवश्यकता की पूर्ति, सामान की जो आवश्यकता की पूर्ति होती थी वो हो जाती थी। तो तीसरा टॉपिक कौन सा हो गया अपना, पालमपुर के दुकानदार। यानी कि लोगों ने दुकान खोलना प्रारंभ कर दिया और दुकान में तरह तरह के जो सामान होते हैं, ज़रूरत के, आवश्यकता के सामान हैं, उनको बेचना प्रारंभ कर दिया। तो ये एक वहाँ पर गैर कृषि क्रियाओं में शामिल कार्य था। चौथा है आपके परिवहन, तेजी से विकसित होता हुआ क्षेत्रक, यानी कि परिवहन। आपको पता है कि रायगंज बहुत बड़ा शहर था पालमपुर के पास में। पालमपुर से रायगंज के बीच में सड़क का निर्माण भी हो चुका था और परिवहन का आवागमन भी होता था। वहाँ पर परिवहन के रूप में ट्रैक्टर है, जीप है, बसें हैं, रिक्शा है, बैलगाड़ी है, ये कई इस प्रकार के साधन थे जो सड़कों पर दौड़ते थे और आवाजाही का कार्य करते थे। जैसे पालमपुर से कोई जा रहा है रायपुर, तो उसको वहाँ से लेके चले गए, उसके बदले में उनको क्या मिला, पैसा। वहाँ से रायपुर से पालमपुर लेकर आ गए, उसके बदले में उनको क्या मिला, पैसा। तो बहुत से जो लोग थे वो अब क्या कार्य कर रहे थे, परिवहन का, खुद की गाड़ी थी या किसी गाड़ी पे कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको अर्निंग हो रही थी, इनकम उनको मिल रही थी। इसके लिए पीछे एक छोटा सा लॉजिक भी है, कुछ कहानियाँ भी जोड़ी गई है कि जैसे किस चीज़ की आवश्यकता थी उसको वहाँ पर लागू कर दिया गया। जैसे परिवहन को लेकर देख लीजिए आप, परिवहन एक किसान का बेटा है, वो गरीब है, इनकम का साधन नहीं है, लेकिन उसने क्या किया, एक बैलगाड़ी खरीद ली। बैलगाड़ी खरीदी, कर्जे पे उधार पैसा ले लिया, लेकिन उसने बैलगाड़ी का उपयोग क्या किया कि पालनपुर से कोई भी चीज़ भरकर ले जानी और कहाँ जाकर देनी, रायपुर में।
तो उसके बदले में उसको भाड़ा मिलने लग गया, किराया। तो फिर वहाँ से आता तो वो लेकर आता खाली, तो उसको भाड़ा मिलने लग गया। ऐसा करके उसने अपनी इनकम को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर चाहे दुकानदारी हो या परिवहन हो, ये सभी पालनपुर में जो गैर कृषि कार्य हैं उनमें शामिल थे और प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य में लगा हुआ था। एक गरीब मजदूर था, वो भी मजदूरी करता था बड़े किसान या बड़े जो साहूकार जमींदार होते थे उनके खेतों में, और उसके बाद में कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी खुद की दुकान थी, खुद का बिजनेस था, कोई विनिर्माण में शामिल था, कोई डेयरी का कार्य करता था, कोई परिवहन में था और कोई दुकान खोल के बैठा था। तो कहने का मतलब ये है कि अन्य क्रियाओं में ये प्रमुख क्रियाएं इसमें शामिल थी। तो जितना भी ये पालनपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उसके बाद भी हमने अध्ययन कर लिया है कि कृषि तो 75% लोग करते थे, लेकिन जो 25% लोग हैं वो अन्य गैर कृषि क्रियाओं में लगे हुए थे और अपना जीवन यापन कर रहे थे। और इनका मैंने बता दिया, डेयरी उद्योग से लेकर परिवहन से लेकर दुकान से लेकर ये सारी विनिर्माण, ये सब इसमें शामिल है। अब आपकी जो इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट जो आता है वो आता है आपके सारांश। इस चैप्टर का सारांश क्या है? सारांश यही है कि हमने देखा कृषि हमारे जीवन का एक उपयोगी अंग है। कृषि के बिना हम कुछ भी नहीं है। कृषि नहीं होगी तो अनाज उत्पादित नहीं होगा, अनाज उत्पादित नहीं होगा तो खाएंगे क्या। लेकिन उस उत्पादन के लिए हमें सावधानियां रखनी जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है, उपजाऊपन है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। ज़्यादा उत्पादन के लिए भूमिगत जल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हो रहा है, जल स्तर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जितनी आवश्यकता होती है उतने ही उर्वरक हों और ये चाहे भूमिगत जल हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो ऊंची ऊंची दर पर जो बड़े साहूकार ब्याज देते हैं, इस प्रथा को थोड़ा ध्यान रखना होगा। किसी का शोषण नहीं हो, किसी प्रकार का उसके ऊपर दबाव नहीं हो, क्योंकि कर्ज नहीं चुकाने की स्थिति में उस बेचारे गरीब किसान को अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारांश हम देख रहे हैं। सरकार को कई ऐसी स्कीम सुविधाएं देनी चाहिए गरीब किसानों को, गरीब तबके को, जो अभावों का जीवन जी रहे हैं, कि उनका ध्यान रखें। कम ब्याज की दर पर किसानों को पैसा उपलब्ध करवाएं। हालांकि हो भी रहा है, अभी भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लागू की है, पहले भी आज भी, जो किसानों के हित के लिए है, किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है, किसानों के विकास के लिए कार्य कर रही है, गरीबों के लिए कार्य कर रही है। निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा है, खेती के लिए सब्सिडी दी जा रही है, उन्हें राशि दी जा रही है खेती के लिए। आप अगर कुछ मशीनरी खरीदना चाहते हैं खेत के लिए, कृषि कार्य के लिए, तो उसमें भी आपको सब्सिडी मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है, इस पाठ का सारांश ये है कि कृषि एक बहुमूल्य, हमारा एक साधन कह सकते हैं या हमारी आवश्यकता कह सकते हैं, जिससे हमारे जीवन, जो जीवन चल रहा है वो पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कृषि के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका हमें सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। जमीन है उसका भी सही ढंग से उपयोग हो, इस तरह की खेती हम करें कि उत्पादन भी हो और जो जमीन की उर्वरा शक्ति जो है, उपजाऊपन है, वो भी क्या रहे, बरकरार रहें। हम ये ध्यान रखें कि ज़्यादा हमें जो कीटनाशक हो या रासायनिक उर्वरक हो उनका इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? उससे एक तो ज़मीन की उपजाऊपन खत्म होता है, प्लस जो एनवायरनमेंट होता है, चाहे हमारा पानी हो, नदी नाले हो, वो भी उससे क्या होते हैं, जहरीले हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। पर्यावरण का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। प्लस उसके बाद में जो सरकार है, अधिशेष जो गेहूं है या जो बचत जो होती है लोगों की, उसका भी विशेष ध्यान रखना होता है कि कोई किसी का शोषण ना करें। और उसके बाद में श्रमिकों के लिए सरकार ने एक दर तय की गई है कि भाई
कहीं भी, चाहे अब आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी खेत में काम कर रहे हैं, प्रत्येक मजदूर की दैनिक मजदूरी सरकार ने तय की है। ये भी जरूरी है। नहीं पहले क्या होता था, मेरे को काम की आवश्यकता है तो मेरा क्या करेगा, बड़ा किसान जागीरदार शोषण करेगा। काम की जरूरत है, आपको ये काम करना है, इतना ही पैसा दूंगा, मुझे जरूरत है मैं वो काम करूंगा। लेकिन अब ये सरकार ने प्रावधान किया है कि चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी खेत किसान का काम आप कर रहे हैं, तो आपको जो निर्धारित दैनिक मजदूरी है वो देनी ही पड़ेगी। इससे आपके कार्य का जो शोषण हो रहा था वो नहीं होगा। उसके साथ साथ जो विनिर्माण उद्योग है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कृषि का स्तर पहले जो था वो आज नहीं है। पहले 80% खेती होती थी, लेकिन आज खेती का जो स्तर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, 55 से 60 के बीच में हो गया है। अधिकतर लोग कौन से उद्योगों में चले गए, विनिर्माण उद्योगों में। अधिकतर लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां खोल ली है, उद्योग धंधे खोल लिए छोटे छोटे, और वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो सरकार को क्या करना है, उत्पादन यानी विनिर्माण को क्या करना है, बढ़ावा देना है, और बढ़ावा दे रही है। छोटे उद्योगों के रूप में आज सरकार लोन दे रही है, बैंक लोन दे रहा है, ताकि आप अपने स्तर पर अपना खुद का बिजनेस चला सके या खुद का उद्योग खोल सके। क्योंकि कृषि आप देख रहे हैं, कृषि के प्रति रुझान कम हो गया है, आजकल उत्पादन भी कम हो गया है, पानी की कमी आ गई है, शहरों से गाँवों से लोग शहरों में आकर बस गए हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो पहले आज मुनाफा होता था, पहले जो फायदा होता था कृषि में, वो अब नहीं रहा है। तो अब आप शहरों में आ गए हैं तो जरूरी है कि आपको कार्य तो करना है, तो गैर कृषि कार्यों को ज़्यादा बढ़ावा देना है। गैर कृषि कार्यों को, चाहे दुकान से रिलेटेड हो, चाहे डेयरी से रिलेटेड हो, चाहे किसी छोटे उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे परिवहन से रिलेटेड हो, इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है सरकार को। सरकार ध्यान देती है, और अधिकांश लोग देखे भी हैं हमने कि वो इन कार्यों में ज़्यादा संलग्न हैं, अपितु कृषि के कार्य में अब ज़्यादा लोग नहीं लगे रहते हैं, कि उन्हें पता है कि अब उसमें जो मुनाफा पहले होता था वो अब नहीं होता है। इसलिए बहुत से किसान अब क्या कर रहे हैं, खेती के साथ साथ अन्य कई चीज़ों को भी कर रहे हैं, जैसे मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, पशुपालन है, भारी मात्रा में डेयरी का भी खुद ही करने लग गए। तो एक बिजनेस के साथ साथ बहुत से बिजनेस उन्होंने स्थापित कर लिए हैं, और जो गैर कृषि क्रियाएं हैं उनको भी क्या मिला है, बढ़ावा मिला है। बहुत से लोग देखेंगे आपने मार्केट में, आप जाएं शहरों में जाइए, चारों तरफ दुकानें हैं, दुकानदार खोल के बैठे। आप देखिए फैक्ट्री एरिया में जाइए, हर प्रकार की फैक्ट्री मिल जाती है, विनिर्माण, क्योंकि उत्पादन कर रहे हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसी चीज़ को बना रहे हैं। परिवहन, सड़क के ऊपर आ जाइए आप, बहुत से लोग गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं, मिनी बसेज हैं, ट्रेन है। हालांकि ट्रेन तो राजकीय उपक्रम है, लेकिन मैं उदाहरण बता रहा हूँ एक, कि कमाई का सोर्सेज इतना होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को इनकम हो, परिवहन के द्वारा हो, चाहे दुकान के द्वारा हो, चाहे डेयरी के द्वारा हो, या फिर विनिर्माण के द्वारा। तो ये इस पूरे चैप्टर का सारांश था, कृषि से लेकर गैर जो कृषि क्रियाएं हैं उनसे। तो इस टॉपिक के साथ, यानी सारांश के साथ ही आपका ये जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है, पालमपुर गांव की कहानी, वो समाप्त होता है। ध्यान रखना, एक चीज़ मैंने पहले बताई थी आपको, पालमपुर गांव एक काल्पनिक नाम था, कल्पनाओं में लिया गया नाम। इस नाम की जगह आप किसी और गांव का नाम भी जोड़ सकते हैं और उससे इन चीज़ों की तुलना कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पालमपुर के जरिए हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को, और विशेषकर देखा उत्पादन के कारक, कि कोई चीज़ प्रोडक्ट हो रही है, उत्पादन हो रहा है अगर किसी चीज़ का, तो उस उत्पादन के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, चाहे भौतिक पूंजी हो, चाहे भूमि हो, चाहे मानव पूंजी हो, मांग और आपूर्ति भी हमने देखी, कि जिस चीज़ की मांग है उसकी आपूर्ति करना, ठीक है, अर्थव्यवस्था। फिर उसका सिद्धांत लागू करेंगे, प्रतिक्रियात्मक अर्थशास्त्र पे उसका असर पड़ेगा। फिर हमने देख लिया कि जो प्रमुख अधिशेष जो होते हैं, खेती कर ली, बहुत सा गेहूँ बच गया, फिर हम उसका क्या करते हैं, बाजार में बेच देते हैं। कई बार देखा होगा
कि बहुत से व्यक्ति कालाबाजारी करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये भी सारांश में है कि जो उत्पादन होता है बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, कालाबाजारी करते हैं, सामान को रोक लेते हैं, मार्केट में बिकने नहीं देते हैं, जिससे उसकी मार्केट में क्या हो जाती है, कमी, शॉर्टेज आ जाती है और वो चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। इसीलिए सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, व्यापारी को भी देखना चाहिए कि हमें किसी भी सामान की कालाबाजारी नहीं करनी चाहिए। अगर सामान की कालाबाजारी होगी ना तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाती है। तो ये था इस पूरे जो पालमपुर कहानी का जो चैप्टर था उसका सारांश।